हेलो। आई एम डॉक्टर महेश जोशी। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एस्ट्रोलॉजी चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में। आज बात करने वाला हूँ मैं जिस टॉपिक पर, वो है रिलेटेड टू राहु केतु। जब भी आप एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट रखते हैं और यूट्यूब चैनल्स पर जाएंगे तो राहु से रिलेटेड आपको पूरे यूट्यूब चैनल्स भरे पड़े हैं। राहु इस भाव में ये फल देता है, उस भाव में ये फल देता है, और इस तरीके के न जाने कितने ही वीडियोस आपको मिलेंगे और ज्यादातर उसमें मिसगाइडिंग वीडियोस हैं। कहीं से भी किसी भी कोई नाड़ी ग्रंथ से या किसी भी ग्रंथ से कोई भी कॉम्बिनेशन लेकर आपको बता दिया गया है। और ज्यादातर हम एस्ट्रोलॉजर्स का काम ही और राहु और शनि ने ही चला रखा है। जब कुछ समझ में नहीं आता तो हम लोग राहु के ऊपर डाल देते हैं उसको, राहु की दशा आ गई तो राहु ने तो ये कर दिया, ये राहु की दशा की वजह से है। और दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा हर एक ग्रह की आती रहती है। हर तीसरे चौथे महीने बदल जाती है प्रत्यंतर दशा। तो राहु की आ जाएगी, केतु की आ जाएगी, और अब कोई किसी का अशुभ हो गया तो राहु ने कर दिया, शुभ हो गया तो राहु ने कर दिया। मगर मैं यहां पर ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं। राहु पर मेरी बहुत डिटेल स्टडी है, राहु केतु पर। तो जो भी लोग वो बता रहे हैं, मेरा एक फर्ज था कि मैं भी, क्योंकि वो वीडियोस काफी देखे और मुझे लगा कि बहुत ज्यादा लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, इसलिए मैंने बताया। बाकी डिसीजन मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं, मैं किसी को क्रिटिसाइज भी यहां पर नहीं कर रहा हूं। अब मैं आता हूं राहु और केतु की सच्चाई पर। तो यदि आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं तो पहले अपना माइंड ओपन रखिए। कोई भी ग्रह कई पर्टिकुलर जगह पर बैठकर ना ही तो कोई अच्छा करता है ना ही बुरा करता है। आप जो बर्थ अलग अलग तरीके के वो सुनते हैं, इस राशि के साथ ये होने वाला है, उस राशि के साथ ये होने वाला है, 5वें घर में शुक्र बैठ गया, 7वें घर में शुक्र बैठ गया। आप इन चीजों को बिल्कुल देखना बंद कर दें। या तो आप एस्ट्रोलॉजी समझे, पढ़े अच्छे से, आपको अपना पता चल जाएगा कि जो भी लोग ये चीजें बता रहे हैं वो केवल मिसगाइड कर रहे हैं। या फिर आप किसी प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर पर अपनी डिटेल लेकर जाएं, तभी आपको पता चलेगा। इंडिपेंडेंटली कोई भी ग्रह किसी भी तरीके के फल देने में कैपेबल नहीं है। वो आपकी लग्न पर ही डिपेंड करता है और बाकी ग्रहों की स्थिति पर डिपेंड करता है कि उसे कौन ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ किस कुंडली में कौन से ग्रह बैठे हैं, तभी कुछ एनालाइज हुआ कर सकते हैं। एक अकेले किसी भी ग्रह के बेस पर जो भी आपको बताया जा रहा है वो एब्सोल्युटली 100% फॉल्स है, उसमें 1% की भी सच्चाई नहीं है। अब मैं आता हूं अपने आज के टॉपिक पर, राहु और केतु से रिलेटेड फल हम कैसे देखते हैं। तो मैंने एक प्रीवियसली वीडियो अपलोड किया था, वो क्लासिकल्स लघु पाराशरी के बेस पर मैंने बताया था कि राहु और केतु कहां पर कैसे फल देते हैं। तो उसमें अराउंड 8 हाउसेस, कुंडली के 8 भावों में राहु अशुभ फल नहीं देता है यदि अकेला बैठा है तो। केवल 4 भावों में अशुभ फल देता है, तो 1/3 भावों में ही केवल अशुभ फल देता है, जबकि 3 भावों में बहुत शुभ फल देता है। तो हम बिल्कुल राहु और केतु को एक अलग से अशुभ या बिल्कुल मेलिफिक प्लेनेट कंसीडर करके ना चलें, जैसा कि लिखा होता है कि अशुभ ग्रह है। अशुभ ग्रह का मतलब होता है जो ग्रह एक्सट्रीम लेवल के फल देता हो। मतलब आपका खराब करेगा तो वो एक्सट्रीम लेवल का करेगा, मगर अच्छा भी एक्सट्रीम लेवल का करेगा, इसलिए उन्हें अशुभ कहा जाता है। राहु और केतु बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, नो डाउट इन ए कुंडली। अब हमें किसी की भी कुंडली में राहु और केतु के फल देखने हैं तो मैंने कहा आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा, वो ऑनेस्ट एनालिसिस है, उसमें कोई चीज मेरी तरफ से ऐड मैंने नहीं की है। अब जो मैं बता रहा हूं ये रिसर्च बेस्ड है कि राहु और केतु कुंडली में जनरली अपोजिट होते हैं। मतलब पहले भाव में राहु होगा तो 7वें में केतु होगा, दूसरे में राहु होगा तो 8वें में केतु होगा, तीसरे में राहु होगा तो 9वें में केतु होगा। और ये अपोजिट भाव एक दूसरे से अपोजिट चीजों के भाव होते हैं कुंडली में हमेशा। इन जनरल जैसे फर्स्ट भाव पुरुष का होगा तो 7वां भाव उसकी वाइफ का होगा, या फर्स्ट वाइफ का होगा तो 7वां उसके हस्बैंड का होगा, 4th हाउस मदर का होगा तो 10th हाउस फादर का होगा। हालांकि नॉर्थ इंडिया में 9th हाउस को फादर का मान के चलते हैं। इसी तरीके से 6th हाउस यदि डिजीज का होगा तो 12th हाउस एक्सपेंसेस का होगा, हॉस्पिटलाइजेशन का होगा। तो इस तरीके से हाउसेस अलग अलग डिवाइडेड है। तो राहु और केतु
ऑलवेज अपोजिट हाउसेस में होते हैं। आपको राहु के बारे में कुछ भी जानना है अपनी कुंडली के अंदर, आप बिल्कुल खुले माइंड से जो मैं बता रहा हूं उससे ध्यान से समझिए। राहु जिस भी भाव के अंदर बैठा होता है, जिस भी भाव के अंदर बैठा होता है, राहु का सारा फोकस उसी भाव पर होता है। तो उस नेटिव, जो भी नेटिव के जिस भी भाव में राहु बैठा हुआ है, सारा का सारा 100% फोकस उस नेटिव का उस भाव पर होता है। और उसके अपोजिट भाव में केतु होता है, उस पर उसका बिल्कुल भी फोकस नहीं होता। इसको मैं समझाता हूं किस तरीके से। राहु किसी भी नेटिव के यदि लग्न में बैठा हुआ है और केतु 7वें भाव में बैठा हुआ है, तो लग्न में जिस भी नेटिव के राहु बैठा होता है वो 100% सेल्फिश होगा। जो भी काम करेगा वो अपने लिए करेगा, किसी और के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। खुद के फायदे के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होगा और खुद के फायदे के लिए ही वो काम करेगा, उससे कितना ही काम करा लो। मगर जैसे ही उस पर्टिकुलर पर्सन को लगेगा कि मैं जो काम कर रहा हूं इसका मुझे कोई फायदा नहीं है, तो वो उस काम को बिल्कुल भी नहीं करेगा। लग्न को रिप्रेजेंट करता है, लग्न मीन्स हम, तो हमें रिप्रेजेंट करता है। तो राहु लग्न में बैठ गया तो वो हम पर ही फोकस करेगा। ऐसा पर्सन जिसकी भी कुंडली में राहु बैठा हुआ है लग्न में, आप समझ जाइए वो 100% सेल्फिश होगा और उसे होना ही चाहिए। वो अपने सेल्फ के लिए जो भी करना चाहेगा वो कर पाएगा, किसी और के लिए वो चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा। उसका मन डाइवर्ट होगा, मन लगेगा ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जिसकी कुंडली में राहु अपने हाउस में बैठा हो, उसको अपने ऊपर पूरा फोकस करना चाहिए, वो सक्सेसफुल होगा, कितना भी एफर्ट कर सकता है। फिर राहु यदि लग्न में बैठा है तो 7वें भाव में केतु चला जाएगा। केतु पार्टनरशिप का भाव है, वाइफ का भाव है, फॉरेन ट्रेवल का भाव है। इन चीजों पर उस नेटिव का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होगा। घर के अंदर वो मैरिज करके लाया, मतलब वो ये नहीं कि उनको परेशान करेगा, किसी तरह की चीज करेगा, मगर उसकी वाइफ है वो अपना ध्यान खुद रखे। उसका सारा फोकस होगा घर के अंदर चीजों को बनाने में, अपने इंटरेस्ट में। मैं पैसा कमा लूं, वो चाहे स्पेंड घर में होता हो वो एक अलग बात है। मैं अपने लिए अच्छे कपड़े पहन लूं, देखने में मैं अच्छा लगूं, मैं अपने लिए क्या कर सकता हूं। खुद के लिए हार्डवर्क करेगा, मगर वाइफ से रिलेटेड मैटर्स को वो इग्नोर करेगा, पार्टनरशिप से रिलेटेड मैटर्स को इग्नोर करेगा। कहीं पर वो काम कर रहा है, उसका प्रमोशन होना है, 7th हाउस प्रमोशन को भी रिप्रेजेंट करता है, उसको प्रमोशन से मतलब नहीं है। मैं जिस पोस्ट पर बैठा हूं, यदि मेरी किसी भी तरीके से कमाई हो रही है तो मुझे कमाई होनी चाहिए, प्रमोशन से मुझे कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से वो हैंडल करेगा। दूसरा और 8वां भाव आप देखिए, आप 2nd भाव में यदि राहु चला गया तो परिवार और फैमिली का भाव है, स्पीच का भाव है, फूड का भाव है। वो बहुत फूडी होगा, उसको ये होगा कि मुझे खाने को मिल जाए, घर के अंदर खाना बनाए, बाकी कोई गेस्ट आया है या कोई और तरीके का पर्सन है या जरूरी है, उससे उससे कोई नहीं मतलब, मुझे खाने को मिल जाए। और 8वां भाव होता है आपका क्रॉनिकल डिजीज का, और भी कई चीजों का होता है। मैं एक एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूं, जो मेरा मीनिंग है उसे आप समझ रहे हैं यदि एस्ट्रोलॉजी आप समझते हैं तो 2nd भाव में उसका फोकस उन चीजों पर होगा। परिवार के लिए वो कुछ भी करेगा जिसका राहु 2nd भाव में है, मगर उसको कोई भी डिजीज होगी तो उस पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं देगा। सडनली कोई इवेंट हो गया उस पर ध्यान नहीं देगा, अपनी रख रखाव पे ज्यादा ध्यान नहीं देगा, मगर फैमिली के लिए वो 100% कमिटेड होगा। इसी तरीके से 3रे भाव में जिसके राहु है तो उसके 9वें भाव में केतु होगा। तो 3रे भाव में जिसके भी राहु है वो अपनी हॉबीज पर पूरा ध्यान देगा, खुद के शौक पूरे करने पर उसका 100% ध्यान होगा। स्पोर्ट्स खेलने में उसका 100% कमिटमेंट होगा, वो स्पोर्ट्स में बहुत आगे तक जा सकता है क्योंकि उस स्पोर्ट्स में उसका 100% कमिटमेंट होगा। 6, 8, 10 घंटे जो भी लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं उनके 3rd भाव में राहु होने की पॉसिबिलिटी होती है। और 9वें भाव को वो इग्नोर करेगा, हायर एजुकेशन को इग्नोर करेगा, पहले ही छोड़ देगा, वो सोचेगा जरूरत ही नहीं है। धर्म को इग्नोर करेगा वो, क्योंकि 9वें भाव में केतु है। अपने फादर को इग्नोर करेगा। इग्नोर करने का मतलब नहीं उनका बुरा करेगा, मगर जितना फोकस होना चाहिए उतना फोकस नहीं होगा। इसी तरीके से यदि 4th भाव में राहु है तो 10वें भाव में केतु है। 10वें भाव से केतु से रिलेटेड मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे बताऊंगा आपको। 4th में राहु है, वो पूरा फोकस उसका अपने घर को बनाने में, उसके रख रखाव में, घर के अंदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के में लगा रहेगा कि घर में कितना अच्छा कर लूं, इसके अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज बनाऊं, शानदार मकान बनाऊं उसमें और बेटर सब फैसिलिटीज क्रिएट करूं। इस तरीके से उसका फोकस होगा, घर में रहने में ही वो इंटरेस्टेड ज्यादा होगा। क्योंकि अब केतु 10वें भाव में चला गया है तो घर में रहने में इंटरेस्टेड है, तो उसका प्रोफेशन में इंटरेस्ट बहुत कम होगा, वो प्रोफेशन को इग्नोर करेगा। 10वें भाव में जिस भी नेटिव के केतु होता है उसको प्रोफेशन से रिलेटेड इसीलिए प्रॉब्लम आती है कि वो प्रोफेशन पर ज्यादा फोकस करता नहीं है। तो आपको जो कॉम्बिनेशंस बताते हैं कि 10वें भाव में
केतु हो तो प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि उसका ध्यान सारा अपने घर में होगा और धंधे या बिजनेस या जॉब पर नहीं होगा, इसलिए प्रॉब्लम आती है। इसी तरीके से 5th भाव में जिसका राहु और 11th भाव में जिसका केतु हो, तो 5वें भाव में राहु से रिलेटेड सारे लोग ज्यादातर अपने बच्चों से रिलेटेड परेशानियां में होते हैं, वो हमेशा आते हैं। आप जैसे ही कोई बच्चों से रिलेटेड परेशानी में हम देखते हैं कि 5th हाउस में राहु है, परेशानी ये नहीं कि बच्चे उसे परेशान कर रहे हैं, उससे सारा फोकस बच्चों पर है। जब फोकस ही बच्चों पर है तो उनकी एक एक एक्टिविटी को वो ध्यान रखेगा, नोटिस करेगा, तो हर एक एक्टिविटी को पर्सन यदि नोटिस कर रहा है तो वो परेशान हो ही जाएगा बच्चों से रिलेटेड, उनको एजुकेशन से रिलेटेड, बच्चों की मैरिज से रिलेटेड, इस तरीके की, क्योंकि उसका फोकस बच्चों पर है, इसलिए परेशानी होगी उसको। और 11वें भाव में केतु है तो अपनी आय और अपनी इच्छाओं को बिल्कुल खत्म कर देता है, उसकी कोई इच्छाएं नहीं होती इनकम करने की, कोई भी उसके मन में कोई ऐसे नहीं होती कि मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा लूं, और इस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा। 6 भाव में राहु चला गया तो उसका सारा फोकस होगा डेट पे, दुश्मनों पे, कर्जे पर, इन चीजों में ही वो उलझा रहेगा 100%। कहां से डेट ले लूं, मैं उधार ले लूं किसी से, कोई डिजीज होगी तो उसको उस पर ही फोकस करके रखेगा, छोटी मोटी भी डिजीज होगी तो, या कोई किसी से कोई बात किसी ने कह दी तो शत्रुता है, एनिमिटी में ही हमेशा उसका फोकस होगा। तो 12वें भाव के अंदर उसका केतु होगा, तो ऐसे बंदों को मोक्ष प्राप्ति भी होती है। 12वें भाव में केतु मोक्ष का कारक है, या वो बैड प्लेजर, मैरिज होगी तो वाइफ के साथ उतना एंजॉय नहीं करेगा, अलग रहेगा, उदासीन रहेगा, इस तरीके का व्यक्ति होगा। 7वें भाव में जिस पर राहु हो तो वो अपनी बीवी या वाइफ या हस्बैंड पर सारा फोकस रखेगा, उसका ही ध्यान रखेगा, अपना ध्यान नहीं रखेगा। कि एक साड़ी दिलवानी है महंगी वाली तो वाइफ को दिलवा, खुद नहीं लेगा, अपने लिए सूट लेना है तो वो नहीं लेगा और बचता रहेगा, तो वाइफ पे वो उसको ऑर्नामेंट्स दिलवाने हैं, कोई भी उसकी ख्वाहिशें हैं उन्हें पूरी करने की कोशिश करेगा, और अपनी ख्वाहिशों को मतलब खुद की पर्सनैलिटी पर उसका बिल्कुल भी फोकस नहीं होगा, क्योंकि केतु उसकी लग्न में बैठा हुआ है और राहु 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो सारा फोकस उसकी वाइफ या अपोजिट सेक्स की तरफ होगा। अपनी फ्रेंड्स यदि उसकी होंगी या फ्रेंड होंगे तो उन्हें वो महंगे महंगे गिफ्ट दिला देगा, मगर अपने लिए लेने से बचेगा। इस तरीके से हम इसको एनालाइज करेंगे। केतु क्योंकि लग्न में चला गया तो लग्न या खुद की पर्सनैलिटी से रिलेटेड कामों में उसे परेशानी होगी, मगर अपोजिट जो भी उसका पार्टनर है उसकी सारी बातों का वो पूरी तरीके से ध्यान रखेगा। अब राहु जब 8th हाउस में होगा तो केतु 2nd हाउस में चला जाएगा। 8th हाउस होता है जो आपकी क्रोनिक डिजीज होती है, 8th हाउस होता है इनहेरिटेंस, सडननेस। तो ऐसे पर्सन का पूरा फोकस अपनी कोई भी छोटी मोटी यदि क्रोनिकल डिजीज है उस पर हमेशा लगा रहेगा, उसका सारा फोकस होगा इनहेरिटेंस पे, उसको बाप दादों की प्रॉपर्टी किस तरीके से मिल सकती है, सारा फोकस होगा आपका ऐसी चीजों की रिसर्च करता रहेगा वो जिन चीजों के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। ऑकल्ट साइंसेस जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, तंत्र मंत्र, इस तरीके की चीजों में भी उसका सारा का सारा फोकस होगा, तो अलग तरीके की इस तरीके की चीजों को वो करता रहेगा। मगर 2nd हाउस उसके अपोजिट केतु है तो अपने परिवार को इग्नोर करेगा, बोलचाल को इग्नोर करेगा कि हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए, खाना खाने को इग्नोर करेगा, टाइम पर खाना नहीं खाएगा, उसको इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि उसको खाने में क्या मिल रहा है, ना उसको टेस्ट से कोई कंसर्न होगा। तो हम इस तरीके का कंक्लूजन निकालेंगे। अब राहु यदि 9th भाव में चला गया तो केतु 3रे भाव में चला जाएगा। 9th भाव है हायर एजुकेशन, फॉरेन ट्रेवल, फादर, फॉर्च्यून, गुरु, तो ये सारी चीजें अच्छी है। 9th हाउस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाउस है, कुंडली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस 9th हाउस होता है, क्योंकि त्रिकोण स्थान भी है, सबसे स्ट्रॉन्ग भी है। राहु यदि 9th हाउस में आ गया तो वो त्रिकोण में भी आ गया तो वो योग कारक भी हो जाता है। तो 9th हाउस में जिसका राहु होगा वो अपने पिता पर पूरा फोकस करेगा, फादर पर, धर्म पर पूरा फोकस करेगा। इसी तरीके से वो अपनी हायर एजुकेशन पर फोकस करेगा, फॉरेन ट्रेवल पर फोकस करेगा, और भाग्य भी ऐसे पर्सन का साथ देता है। अपोजिट 3rd हाउस में केतु चला गया तो पराक्रम पर ध्यान नहीं देगा, किसी भी चीज में ऐसा नहीं होगा, डेयरिंग नहीं होगा, एडवेंचर नहीं होगा उसके अंदर कि हम ये करें, वो कहता है सोचेगा क्यों करना, कहीं पे जरा भी डेंजर होगा तो उससे बच निकलेगा। अपनी हॉबीज पर फोकस नहीं होगा उसका, वो हॉबीज को भी इग्नोर करेगा, सोचेगा इन हॉबीज का क्या फायदा है। नेबर से वो किसी तरीके का इंटरेक्शन नहीं करेगा ऐसा पर्सन। जो कई लोग होते हैं रह रहे होते हैं कई जगह आसपास में, किसी से कोई भी उसका कंसर्न नहीं होता, इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है आपका जिसके 3rd हाउस में केतु हो। अब राहु 10th हाउस में हो गया
तो 10th हाउस का मतलब प्रोफेशन का है और 4th हाउस हो गया उसका केतु का। तो जिस पर्सन के 10th हाउस के अंदर राहु होता है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन। इसको हम राजयोग भी बोलते हैं। वो मल्टीपल प्रोफेशन हो, कहीं से उसका हमेशा ध्यान प्रोफेशन में रहेगा। वो कोई इंडस्ट्री लगा सकता है, अलग अलग तरीके की कई सारी इंडस्ट्रीज लगा सकता है। दिन और रात वो केवल प्रोफेशन के बारे में सोचता रहेगा और उसमें वो सक्सेसफुल भी होगा यदि और दूसरे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। मगर एक बात श्योर है, उसका सारा ध्यान हर वक्त एक काम कर रहा है तो दूसरे काम में होगा, तो पूरा फोकस प्रोफेशन के अंदर होगा, नेम और फेम में होगा। उसका इस बात पे भी बड़ा फोकस होगा कि मेरा बहुत नाम हो। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग पोस्टर निकालते हैं, छोटे लीडर हैं तो भी पोस्टर निकालेंगे अपने फोटो लगा लगा के। 10th हाउस में राहु का कमाल है। मगर 4th हाउस में केतु है तो वो अपने घर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देगा, माँ पे भी उसका ज्यादा ध्यान नहीं होगा, इग्नोर करेगा वो बातों को। घर के सुख पर भी उसका ध्यान नहीं देगा, घर कैसा भी पड़ा है उसको कोई मतलब नहीं है। उसको सारा ये मतलब है कि उसका बिजनेस सही चलना चाहिए, प्रोफेशन सही चलना चाहिए, नौकरी पर सारा ध्यान होगा। सुबह निकल जाएगा शाम को आएगा और ध्यान सारा नौकरी पर होगा। घर और घर के सुख और माँ ऐसी चीजों पर, व्हीकल, इन चीजों पर उसका कोई भी फोकस नहीं होगा। हाँ, लग्जरियस व्हीकल लेने की उसकी इच्छा होगी बहुत ज्यादा, मगर उस पर ध्यान नहीं रखेगा। लेकर कहीं भी रख दिया पर उसके बाद उस पर ध्यान नहीं रखेगा। इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है यदि 10th हाउस के अंदर राहु है। 11th हाउस के अंदर राहु हो गया तो 5th हाउस के अंदर केतु चला जाएगा। 11th हाउस इच्छा भाव होता है, लाभ भाव होता है। तो जिस भी पर्सन के 11th हाउस के अंदर राहु है उसके अंदर इतनी इच्छाएं होंगी कि वो कभी खत्म नहीं होंगी। एक इच्छा पूरी होगी वो दूसरी इच्छा कर लेगा। मन के अंदर अलग अलग भाव आते रहेंगे, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए। वो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, जिसको हम हाईली ग्रीडी बोलते हैं, लालची होगा। और हमेशा इनकम अर्न करने की कोशिश करता रहेगा, कहीं से भी प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता रहेगा। उसका माइंड हमेशा ये रहेगा कि मैं कौन सा बिजनेस करूं और उससे किस तरीके से प्रॉफिट कमा सकता हूं। तो ऐसा पर्सन बिजनेस में प्रॉफिट कमाने में एक्सपर्ट होता है, क्योंकि वो ऑलवेज प्रॉफिट के बारे में सोचता रहता है। और उसके अपोजिट भाव, क्योंकि आपका 5th हाउस हो गया 11th हाउस के, तो 5th हाउस में केतु बैठ गया है, तो 5th हाउस से रिलेटेड अपने बच्चों को इग्नोर करेगा, अपनी एजुकेशन को इग्नोर करेगा, इस तरीके की चीजों को वो इग्नोर करेगा। लास्ट आता है राहु इन 12th हाउस, तो केतु नेचुरली 6th हाउस में हो जाएगा। राहु 12th हाउस में होगा तो उसका फॉरेन में जाने की बहुत ज्यादा इच्छा होगी। ऑलवेज लॉन्ग ट्रेवल की इच्छा होगी कि अपनी जहां जगह है उसको छोड़कर वो कोई दूसरी जगह पर जाकर रहे। खर्चे करने की उसकी बड़ी आदत होगी, बहुत ज्यादा इंटेंडेड होगा एक्सपेंसेस करने के लिए। और इसकी वजह से एक जनरल कॉम्बिनेशन है, बाकी ये कोई जरूरी नहीं है। और नहीं लगता है कि राहु या सैटर्न किसी भी नेटिव के यदि 12th हाउस में होते हैं तो उसको जरूर थाने जाना पड़ता है अपनी जिंदगी में, चाहे एक बार ही जाए। एक और कॉम्बिनेशन में यहाँ पे डिस्क्लोज कर देता हूँ। राहु यदि 12th हाउस में हो और ऐसा पर्सन यदि कोई काम कर रहा हो इस तरीके का जिसमें कि वो रिश्वत मिलती हो, ब्राइबरी मिलती हो, और उसकी राहु की दशा आ जाए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, आसपास 55-56 साल की एज पर, तो ऐसे पर्सन को अपना जॉब इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए, वीआर ले लेना चाहिए, नहीं उसके फंसने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। चांसेस वर्ड बोल रहा हूं मैं, एस्ट्रोलॉजी में कभी भी कोई चीज 100% नहीं होती। कई बार कोई और ग्रहों के ऐसे असर होते हैं कि वो चीज नहीं हो पाती। एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट के बेस पे हम सारा कुछ नहीं कर सकते। पर ये जो मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ ये राहु और केतु के कॉम्बिनेशन है। अब राहु 12th हाउस में तो केतु 6th हाउस में, तो वो उसमें उधार होगी, वो ध्यान ही नहीं देगा, शत्रुओं पे ध्यान नहीं देगा। किसी ने गाली दे दी कोई बात नहीं, किसी ने कुछ नुकसान कर दिया कोई बात नहीं, डिजीज पर भी ध्यान नहीं देगा क्योंकि उसके 6th हाउस में है। उसको कोई भी डिजीज होगी डॉक्टर के पास जाएगा ही नहीं। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन है। एक केतु 6 का मैं फिर एक और रूल बता देता हूँ क्लास 6 का। जिस भी नेटिव के 6th हाउस में केतु होता है, अब पहले मैं फिर डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि 100% एस्ट्रोलॉजी में कभी कुछ भी नहीं होता। उसके दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट की डेथ काफी अर्ली होती है, मतलब दोनों की, ये जरूरी नहीं है कि यंग एज में हो जाए, पर वो सेपरेटेड होते हैं पेरेंट। एक की डेथ हो जाती है अर्ली और दूसरा अकेला ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रहता है। ये भी एक कॉम्बिनेशन है। तो आज मैंने आपको राहु और केतु से रिलेटेड कॉम्बिनेशंस बताए। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि राहु और केतु किस तरीके के फल देते हैं। आप इन दोनों वीडियोस को देखिए ठीक से, और इसके बाद आपको राहु और केतु से रिलेटेड कोई तीसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मैं आपको D30 चार्ट से रिलेटेड राहु केतु का कॉम्बिनेशन आगे जाकर बताऊंगा, उसको भी आप यदि देखेंगे तो आपको राहु और केतु से रिलेटेड आपके दिमाग के अंदर जो भी भर दिया गया है वो सारी चीजें निकल जाएंगी। क्योंकि कोई भी प्लेनेट नहीं तो पूरी तरह अशुभ होता है,
ना ही शुभ होता है। अशुभ का मतलब एक्सट्रीम पनिशमेंट, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। शुभ का मतलब माइल्ड पनिशमेंट एंड माइल्ड हैप्पीनेस। यही कॉम्बिनेशन हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो एंड में मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। और यही मेरा बेसिस है, ये चीज एनर्जी क्रिएट करती है जिससे मैं नई नई चीजें आपके सामने लेकर आता रहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।